ये तीन ये जो पॉइंट थे यहाँ पर तो मैंने ये क्लियर कर दिए थे कि शेयर कैपिटल क्यों, जब भी हम वहाँ पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट लिख रहे हैं तो इन तीन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ चेंज होती है वो। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहा था वो कि ये क्या बताता है कि अगर ओनर के बारे में कोई भी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। वो तीन पॉइंट ये है, ओनर का मतलब जो मालिक है वो आइडेंटिटी यानी असली में वो है कौन, जैसे ओनर ए है या ओनर बी है या ओनर सी है, तीनों में से ओनर कौन है, तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट्स हम अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास इन द कंपनी हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इंक्लूडिंग शेयर हेल्ड बाय सब्सिडरीज और एसोसिएट इन एग्रीगेट। बोल रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें दिखानी होगी। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर यानी शेयर को फाइनल करके और लिखते ना कितने शेयर यहाँ गए। ठीक है, तो किस किस के बारे में लिखेंगे, जिसने उसको होल्ड कराया यानी जिसके शेयर हैं वो, या फिर हम बोल सकते हैं अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है इसको दिए फिर इसको दिए फिर इसको दिए, आखिरी वाली कंपनी है ना, या फिर जो शेयर सब्सिडरीज हैं या कोई एसोसिएटेड कंपनीज हैं तो इनके बारे में बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट कैसे याद रखेंगे कि डिस्क्लोजर ऑफ शेयर, ठीक है, होल्डिंग कंपनीज, कंपनी खेलेंगे बस ये समझ लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर मोर देन 5% स्पेसिफाइंग द नंबर। अब बोल रहे हैं कि वो नंबर ऑफ शेयर को अलग से दिखाना पड़ेगा जो कि किसी भी शेयर होल्डर के पास 5% से ज़्यादा शेयर है तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पीरियड। अब बोल रहे हैं नीचे जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं कि इनको कैसे डिस्क्लोज करेंगे यानी इनका कैसे समाधान करेंगे। फॉर द 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बैलेंस शीट यानी कि अभी जैसे बैलेंस शीट आई उससे जस्ट पहले। तो बोल रहे हैं एग्रीगेट का मतलब टोटल नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। बोल रहे हैं कि हमने कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जो फुल्ली पेड हैं, है ना, तो बोल रहे हैं नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर विच इज़ फुल्ली पेड, जो फुल पे कर चुके हैं। ठीक है, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, अब बोल रहे हैं एग्रीगेट नंबर एंड शेयर ऑफ क्लासेस अलॉटेड एज फुल्ली पेड बाय वे ऑफ बोनस शेयर। तो कौन कौन से यहाँ पर तरीके हैं, तो सबसे पहला तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी फुल्ली पेड है यहाँ पर भी फुल्ली पेड है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से कि यार हमने एक एग्रीमेंट बना लिया है कि ऐसे 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 करेंगे शेयर। ठीक है, विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन, और बोल रहे पेमेंट नहीं आई है। देख सबसे पहले हमने बोला कि यार जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल का जो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल का एक पॉइंट आ रहा है, तो वो शेयर कैपिटल का जो पॉइंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे नई मशीन खरीदते हैं तो वो वैसा रहता है ना, वैसे ही हम शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि शुरू में कितना था, आखिरी में कितना था, सारे शेयर का नंबर, क्लास वगैरह, उसके राइट, प्रेफरेंस, रेस्ट्रिक्शन, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देख शेयर से रिलेटेड है, शेयर के ओनर के बारे में पता होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि यार डिस्क्लोजर ऑफ द शेयर बाय होल्डिंग कंपनी यानी किस कंपनी के पास कितने शेयर हैं वो लिखे होने चाहिए, और अगर किसी के पास, किसी भी एक शेयर होल्डर के पास 5% से ज़्यादा शेयर है तो उसका अलग से दिखाना है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि यार ऐसी कोई बैलेंस शीट बनाते वक्त जस्ट उससे पहले 5 साल का अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो वो भी बताना है। ठीक है, 5 साल से रिलेटेड अगर किसी के कुछ चल रहा है तो वो बताना पड़ेगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो 5 साल का हो तो वो। तो बोल रहे हैं कि जो भी शेयर फुल पे कर दिए हैं, ठीक है, और वो फुल पे का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा था कि फुल्ली पे कर दिए लेकिन अभी कैश नहीं आया है तो उसको दिखाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहे हैं वो शेयर का नंबर जो फुल्ली पेड हैं, और इनका तरीका कैसे है, जैसे पहले वाले का बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पर शेयर कैश में रिसीव नहीं हुआ, और यहाँ पर बोल रहे हैं बोनस शेयर वाले को। ठीक है, एग्रीगेट नंबर ऑफ क्लासेस बॉट बैक मतलब जितना वापस हमने खरीद लिया वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओनर के बारे में हमें इतनी मेंशन करनी पड़ेंगी। दिस में बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर होल्डर फंड आर प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेड ओनली टू ब्रॉड एंड सिग्निफिकेंट टर्म्स, डिटेल आर गिवन इन नोट टू अकाउंट्स। क्या बोल रहा है कि जो भी शेयर होल्डर फंड की इंफॉर्मेशन है ना, वो कहाँ ऑन द फेस यानी फ्रंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्रंट पे दिखा जाती है, लेकिन लिमिटेड ओनली यानी
लिमिटेड कहाँ तक लिमिटेड है कि बड़े बड़े आइटम्स को ही दिखाना है शेयर वाले में, कि यार बड़ी बड़ी चीज़ों को ही दिखाना है। जो बहुत ही डिटेल्स होंगी यानी छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो उसमें नहीं दिखाएंगे, वो हम कहाँ दिखाएंगे, नोट टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। ठीक है, ये तो पता ही है कि यार बड़ी बड़ी चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देते हैं, यानी बैलेंस शीट में अमाउंट दिखा देते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि क्या हाँ क्या एडजस्ट हुआ है वगैरह वगैरह, तो वो नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं। अब बोल रहे हैं हर एक शेयर कैपिटल का क्या क्या चीज़ हमें नोट टू अकाउंट में दिखानी पड़ेगी, वो देख लेते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि कितना नंबर और अमाउंट ऑफ शेयर अथोराइज्ड, यानी कितना टोटल हमारे पास शेयर है, अथोराइज्ड कितना है वो। फिर हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू है, सब्सक्राइब कितना है, फुल्ली पेड कितना है, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, मतलब सब्सक्राइब कर ले पर पैसे नहीं दिए हैं वो। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं पार वैल्यू कितनी थी, यानी देख शेयर के बारे में अब क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई कितने शेयर हैं वो पता चल गया, फिर हमने बोला कैसे कैसे हैं वो पता चल गया, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है वो पता चल गया। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द अकाउंटिंग पीरियड, बोल रहे हैं कि शुरुआत में कितने एक्स्ट्रा शेयर थे जो किसी कोई ओनर नहीं था जिसका, या फिर एक ही ओनर था। बिगिनिंग में और एंड में जो आउटस्टैंडिंग शेयर है ना उसकी वैल्यू, उसको रिकाउंसिलेशन यानी फिर से लिखना पड़ेगा। फिर उसमें क्या हक हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन हैं, ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, वो रेस्ट्रिक्शन जो डिविडेंड पे हैं वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार में क्या करना कि पहले शेयर के बारे में नोट टू अकाउंट में क्या क्या लिखना है, तो 5 पहले कर लेना, 5 अपन को याद रखना है कि पहले नंबर, ये नंबर, फिर दूसरा हम बोल रहे हैं कि पैसे की जानकारी, कि पैसा मतलब सब्सक्राइब है नहीं सब्सक्राइब है, फिर हमने बोला आउटस्टैंडिंग वाली कौन सी चीज़ें हैं बिगिनिंग और एंड में, और फिर लास्ट है नियम आ जाएगा। ठीक है, कि कितने रूल्स और रेगुलेशन। फिर उसके बाद सोचना, ऐसे सोचना कि ये जो पेज था इस पे यहाँ तक तो ये ओनर वाली चीज़ें चल रही थी, ये ओनर 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 की यार ओनर का क्या, यहाँ पर शेयर वाली चीज़ें चल रही हैं। तो शेयर वाली ये चीज़ों में पहले 5 पहले याद करने हैं कि हाँ 5 ये चीज़ें रहीं, और फिर ऐसे सोचना कि उस पेज पर 3 और चीज़ें लिखी थी। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट और थे तो वो भी लिखना है। तो हमने बोला कि नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर विद रिस्पेक्ट टू ईच क्लास इन द कंपनी। नंबर ऑफ शेयर विद रिस्पेक्ट टू ईच क्लास, यानी हर क्लास, यानी कौन कौन सी क्लास होती हैं, एक होती है इक्विटी शेयर, एक होती है प्रेफरेंशियल शेयर। हर शेयर में कितने नंबर ऑफ कंपनी हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी, यानी बोल रहे हैं कि जैसे मैंने कंपनी शुरू की है तो कितने शेयर, मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं होल्डिंग कंपनी हूँ क्योंकि मैंने शुरू किया है, लेकिन मैंने अपने शेयर बेचे भी हैं किसी को। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि वो शेयर हर क्लास के कि कितने होल्डिंग कंपनी के पास कितने हैं, जो अल्टीमेट होल्डर है ना वो। ठीक है, और बाकी किसके कितने पास हैं, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मेरे खुद के पास कितने हैं। शेयर रिसीव्ड फॉर इशूइंग अंडर ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट, बोल रहे हैं कि तुमने शेयर कभी कभी इशू कर देते ना, जैसे हमने बोला था कि यार वो पैसे के मतलब हम पैसे नहीं दे पा रहे तो हम तुझे शेयर इशू कर देते हैं, वो वाली चीज़ हमने शेयर वाले में देखी थी ना। तो बोल रहे थे कि शेयर कौन से रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन, मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ शेयर को बचा के रखते हैं कि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तभी हम इशू करेंगे वगैरह, तो उसको भी लिखना है। अब बोल रहे हैं 5 साल के लिए, अगर आज से 5 साल के लिए वगैरह कुछ कमिटमेंट करी है तो उसके बारे में क्या क्या लिखना है कि कौन कौन से कितने शेयर रिजर्व करें अंडर कॉन्टैक्ट, कितने नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर बॉट वापस खरीद लिए गए हैं, और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कितने अदर देन कैश के लिए रखे हैं। ठीक है, तो हमें 5 ये याद हो गए, 3 ये याद हो गए। ठीक है, पहले ये 3। ठीक है, रफ में क्या करना है कि पूरा तो वर्ड टू वर्ड थोड़े लिखना है, बस ये याद करना है कि पहला पॉइंट किसके बारे में था, दूसरा पॉइंट किसके बारे में था, मतलब दूसरा 3 ये किसके बारे में थे वगैरह। ठीक है, फिर हम आते हैं कि यार अब नेक्स्ट पेज पे शेयर होल्डर फंड के बस 3 पॉइंट और बचे हैं। क्या 3 पॉइंट बचे हैं, वो बोलता है कि टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटी, टर्म्स यानी शर्तें किसी भी सिक्योरिटी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर issued along with the earliest date of conversion in descending order starting from the farthest such date। समझ में नहीं आया, बोल रहे हैं कोई भी नियम कानून हो जिसमें सिक्योरिटीज़ को हमें इक्विटी या प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट करना हो, साथ में अर्लीस्ट डेट ऑफ कन्वर्जन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी हमने शेयर कन्वर्ट करे हैं तो हमें कैसे लिखना है कि यार जो सबसे ज़्यादा शेयर हमने जो कन्वर्ट करे हैं पहले उसकी जानकारी दो। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक बार 100 शेयर कन्वर्ट करे थे, एक बार मैंने 70 शेयर करे थे, एक बार मैंने 10 करे थे, एक बार 3 करे थे,
तो सबसे पहले मैं किसकी जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तू बोलेगी 100 वाले की। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है ज़्यादा से लेके कम की तरफ। तो सबसे पहले ज़्यादा वाले की अर्लीस्ट डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी सबसे ज़्यादा पहले जो इसको किया वो लिखो, फिर उसके बाद जो किया उसको डेट को लिखो, यानी उसके शेयर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर कम फिर कम। तो अब समझ में आ गया कि कोई भी अगर सिक्योरिटी कन्वर्ट होती है इसमें प्रेफरेंशियल शेयर में, तो हमें कैसे दिखना है। देखिए सिक्योरिटी कन्वर्ट होती है इसमें, तो हमें अर्लीस्ट डेट ऑफ कन्वर्जन यानी सबसे पहले क्या कन्वर्ट हुई थी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें लिखनी है कि कॉल्स अनपेड, यानी हमने जो मांगा है शेयर में वो पैसा कितना नहीं दिया वो भी लिखना है, और फॉरफिटेड शेयर भी लिखना है, और ओरिजिनल अमाउंट के साथ। कौन सा अमाउंट के साथ, ओरिजिनल अमाउंट के साथ, ठीक है। अब हमें कैसे याद रहेगा कि यार ठीक है, जब हम बुक में पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीज़ें थी। तो मैं जब पहली चीज़ मैंने उठाई तो यहाँ 3 पॉइंट थे जिसे मुझे सिर्फ दिमाग में हल्का सा रखना है। फिर यहाँ पर 3 पॉइंट थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ओनर के बारे में थे, ये पॉइंट ओनर के बारे में थे। अब ये वाले सारे शेयर के बारे में हैं। अब शेयर के बारे में पहले 5 हम अच्छे से याद रखेंगे और फिर 3 पर जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट इस 3 पर जाएंगे, है ना। हर लाइन का मैं ये नहीं बोल रही वर्ड टू वर्ड, लेकिन अगर वही की वही लाइन छपी आ जाए तो कम से कम तू सही या गलत ये तो समझ पाए, है ना। तू ये ना बोल दे कि हाँ नहीं सुना तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और तू बोल रही थी कि जैसे तू क्वेश्चन पढ़ती है और फिर उसके बाद बहुत बड़ा रहता है, फिर क्या होता है जब तक नीचे पढ़ते पढ़ते आती है तब तू भूल जाती है कि ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुछ समझ में नहीं आया है। तो है ना, वहाँ पर क्या करना है, ऐसे करना है जैसे मैं बोल रही हूँ। यहाँ मैंने एक शब्द पढ़ा रिजर्व्स, मुझे समझ में आया तभी आगे बढ़ी। एंड सरप्लस आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज, मतलब जब तक मुझे जहाँ जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ तक जाना है। ऐसा नहीं रिजर्व टू के बाद मुझे आया कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इससे क्या होगा कि देख पहले तू क्या करती है कि जल्दी से पढ़ने की कोशिश करती है। तो अगर जल्दबाजी में पढ़ेगी तो पहली चीज़ तो ये है कि देख तेरा टाइम तो जा ही रहा है ना, टाइम जा रहा है कि क्योंकि उतना टाइम में तूने लगाया ही है ना। भले ही तूने 4 सेकंड बचा लिए हों जल्दी पढ़ने के बाद, है ना, तूने भले ही 4 सेकंड बचा लिए कि यार तूने जल्दी से पढ़ लिया, लेकिन टाइम तो गया और साथ में वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी तूने जल्दबाजी में गलत कर दिया। उससे बेहतर क्या है कि यार तू 4 सेकंड एक्स्ट्रा, जैसे तू अगर 10 सेकंड में क्वेश्चन कर रही है तो 20 सेकंड ले ले, लेकिन क्वेश्चन सही करके आएगी। तो इसीलिए उस गलती को नेगलेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जहाँ हमें धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो कि हमें समझ में आए, तभी आगे पढ़ना है एक वर्ड, है ना। अगर जैसे मुझे यहाँ समझ में नहीं आई लाइन में क्या बोल रहा है तो आगे पढ़ने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वापस आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कुछ समझ में तो आया नहीं है। तो जैसे अगर मुझे ये समझ में आया रिजर्व कैपिटल, तो मुझे समझ में आया कि हाँ कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडीम्शन है ना। अगर मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आगे नहीं पढ़ना है, उसी को धीरे स्पीड कम करेगी हल्की सी, तो भले ही 2-4 सेकंड ज़्यादा लगेगा लेकिन समझ के ही आगे क्वेश्चन बढ़ना है, ठीक है। और हमेशा ऐसा दिमाग में रखना है कि यार जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ एक क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन दिया, मतलब तेरे पास 60 क्वेश्चन है ना। तो हमेशा दिमाग में ये नहीं रखना है कि यार मेरे पास मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं। नहीं, गलत बात। ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये पहला क्वेश्चन मुझे शो हुआ है, बस ये सोचना है कि मुझे किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है, बाकी मुझे नहीं पता। तो मैं उतने ही आराम से फटाक से ऐसे पढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते ख़त्म, मैं आगे बढ़ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही शो होगा मैं बस सोचूंगी, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन है बाहर पीछे, मैं सोचूंगी सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, मुझे सेकंड क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे समझ के, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर आगे बढ़ूंगी। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा तो सोचूंगी बस इस क्वेश्चन को थर्ड अकेले को ही देखना है ना, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं 60 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन है तेरे 50 क्वेश्चन है उसके बारे में हम सोचेंगे कि यार 50 क्वेश्चन है तो हम पैनिक करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, फिर हम जल्दी पढ़ने लगते हैं क्योंकि बहुत सारा आगे क्वेश्चन है। और फिर उससे क्या होता है कि हमारे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग करने का तरीका यही है, वो ना करने का तरीका है ये। क्योंकि जब मेरा नीट हुआ था तो 200 सवाल आ रहे थे, 200 सवाल आते हैं 3 घंटे में करने होते हैं, है ना। और फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वहाँ पर मैंने बस ये सोचा था, एक क्वेश्चन कर लिया, बस मुझे 199 क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, एक क्वेश्चन सही करना है मुझे, बस इस वक्त मेरी आंखों के सामने ये क्वेश्चन है तो मुझे इसको सही करना है, वो हो गया। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई कि ओ बस इसको अकेला करना है, बाकी मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद जो वैसे ही हुआ फिर थर्ड वाले पे आई, है ना। तो क्योंकि देख अगर तू ऐसा सोचेगी कि एक ही क्वेश्चन है तो तेरा फोकस बहुत रहेगा कि बस यही क्वेश्चन है, इसको आराम से ऐसे पढ़ के ऑप्शन में क्या है क्या गलत है और बस पहुँच जाओ, है ना।
देख दो ऑप्शन है, या तो जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से अगर तूने ठीक से ऐसे करा एक का एक सोच के कि एक ही है एक ही है, तो हो सकता है तू 46 अटेम्प्ट कर पाए और 46 के 46 सही चले जाए, है ना। लेकिन अगर तूने ऐसा सोचा कि यार 50 क्वेश्चन है तो तू जल्दबाजी में करे और पता चले कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दे, तो मेरे ख्याल से 3-4 अगर छूट भी रहे हैं लेकिन सही जाना ज़्यादा ज़रूरी है, एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हमेशा अब यही करना है कि यार कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो जब तक मुझे जहाँ जहाँ तक समझ में आ रहा है, धीरे धीरे जब तक समझ में नहीं आता एक भी शब्द आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं वहीं वहीं समझ के करूंगी। और सिर्फ एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि बस ये अकेला क्वेश्चन है बस, ठीक है। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आती हैं, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में देख नाम ही बता रहा है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब ये चीज़ अलग आ गई जिसमें कि रिजर्व नहीं है, तो हम इसे याद कर लेंगे कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये हो गया। फिर हमने बोला अदर रिजर्व, ये तो आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट आता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू और मेरी जो कॉस्ट लगी थी यानी उसमें डिफरेंस मैंने बताया था, उसको बोलते हैं कि यार प्रॉफिट हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि यार प्रॉफिट और उसके हमारा कितना एक्स्ट्रा जो पैसा बचता है वो सरप्लस हो गया। तो बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोजिंग एलोकेशन एंड प्रॉपर सच एज डिविडेंड, बोल रहे हैं कि डिविडेंड, बोनस शेयर और ट्रांसफर टू रिजर्व को डिस्क्लोज यानी कि सब कुछ सेटल करने के बाद जितना बचा हुआ चीज़ है उसको बोलते हैं बैलेंस। जितना बचा हुआ चीज़ है वो है सरप्लस। जैसे मैंने बोला कि यार मैंने अपनी फैक्ट्री खोली, मेरे 100 रुपये लगे और कमाई हुई 200 की, तो इस 200 में से मुझे पहले उनको पे करूंगी ना जिसको मुझे पे करना था, कि दुकान से मैंने 10 रुपये का सामान लिया था, 70 रुपये का ये लिया था बचा था और 20 रुपये बच गए एक्स्ट्रा, सबको देने के बाद जितने पैसे बचते हैं वो सरप्लस होता है। तो वो यही बोल रहा है कि बचे हुए को वो ये नहीं बोलता कि रिमेनिंग शब्द यूज़ नहीं करते, बैलेंस शब्द यूज़ करते हैं कि बैलेंस इन द प्रॉफिट और लॉस, है ना, आफ्टर एलोकेशन, यानी एलोकेशन का मतलब देना, डिविडेंड बोनस शेयर ये सब देने के बाद जितना बचा वो। अब बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट एडिशन या मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आर एज फॉलोइंग। अब बोल रहे हैं ये जो हम सरप्लस से रिजर्व बांट रहे हैं, है ना, मतलब इसको दे रहे हैं बोनस शेयर डिविडेंड, इसको दे रहे हैं, तो इसके कुछ नियम हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले याद करना है कि यार कितने नियम हैं इसके रिजर्व एंड सरप्लस के, तो बोलेगी बस 4। कितने? सिर्फ 4, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि द रिजर्व स्पेशली रिप्रेजेंट देखिए यहाँ से समझ में आया, रिजर्व स्पेशली रिप्रेजेंटेड बाय, समझ में आया, ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट शॉल बी टर्म्ड एज फंड। अगर जो रिजर्व है वो कौन प्रेजेंट कर रहा है, अगर ये प्रेजेंट कर रहा है तो उसको फंड बोलते हैं, समझ में आया। अगर अब ये इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता, उसको छोड़, लेकिन यहाँ पर हम ये याद रखेंगे कि अगर रिजर्व, जैसे मैं तो ये समझाती हूँ, देख जैसे हम बोला ये हमने डेबिट साइड लिख लिया, ये क्रेडिट साइड लिख दिया, अब उसके बाद जैसे यहाँ सब जोड़ा 8 आया, यहाँ सब जोड़ा 10 आया, ठीक है। तो हमने बोला कि यार किस साइड ज़्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा किस साइड है, तो हमने बोला कि यार ये चीज़ 10 चीज़ ये ज़्यादा है, तो यहाँ बोलेंगे कि यार सरप्लस है इस साइड, यानी बैलेंस इस साइड है ना, डेबिट बैलेंस है। तो ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या याद रखना है कि डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का, तो उसको नेगेटिव में दिखाएंगे सरप्लस हेडिंग में। यानी ये जो बैलेंस शीट है इसमें अगर हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कोई भी हमने बोला डेबिट बैलेंस आ गया तो उसको इधर दिखाएंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कोई भी डेबिट बैलेंस आया तो उसको यहाँ दिखाएंगे सरप्लस हेडिंग में, और वो भी नेगेटिव उसके साथ, है ना, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये भी याद हो गया कि अच्छा ऐसा करेंगे। और बोल रहे हैं द बैलेंस ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस, अगर कुछ है, अगर बोल रहे हैं अगर यहाँ नेगेटिव बैलेंस दिखाने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है, बैलेंस बच जाता है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव, भले ही चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, है ना। मतलब इस सरप्लस डेबिट बैलेंस के अलावा भी कुछ बचता है तो हम इसमें क्या याद रखेंगे कि जो भी बैलेंस है, ठीक है, ये आफ्टर एडजस्ट करने के बाद, तो उसको कहाँ दिखाएंगे? रिजर्व और सरप्लस में दिखाएंगे, ठीक है।
तीन हो गया समझ में। पहला तो हमने बोला कि यार अगर रिज़र्व स्पेसिफिकली कहाँ से आया है, ईयर मार्क इन्वेस्टमेंट से आया है तो उसको फंड बोलते हैं। अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आता है तो उसको नेगेटिव साइड नेगेटिव माइनस साइन के साथ सरप्लस हेड में दिखाते हैं। और फिर उसके बाद अगर सरप्लस हेड में नेगेटिव दिखाने के बाद भी कुछ बैलेंस एक्स्ट्रा बच रहा है तो हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, है ना। अब हम बोल रहे हैं कि शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट आइटम अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट ICAI's गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेस्ड पेमेंट क्रेडिट स्टॉक ऑप्शन 2 डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट सेपरेट हेडिंग। अब बोल रहे हैं इसमें कि ये जो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ना, इसको कहाँ दिखाते हैं, इसमें सेपरेट हेडिंग में दिखाते हैं। इसको सेपरेट हेडिंग में दिखाते हैं सेपरेट हेडिंग बिटवीन शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि अगर तुझसे पूछा जाए कि ये जो चीज़ है, यहाँ इन दोनों के बीच में भी कोई पॉइंट आ सकता है क्या, शेयर कैपिटल फर्स्ट है ये है, लेकिन इसके बीच में भी आ सकता है क्या, स्टॉक क्या पता नहीं कौन सा था, तो देख लेना है ना, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। उसके बीच में ये वाला पॉइंट आ सकता है। कौन सा पॉइंट आ सकता है, ये स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी उनके बीच में आ सकता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये जो हमने बोला था कि शेयर होल्डर फंड में तीसरी चीज़ ये आ सकती है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने रिजर्व एंड सरप्लस देख लिया है। अब बोल रहे हैं इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, समझ में आया इतना, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, विच आर कन्वर्टेड इनटू शेयर, वो अमाउंट कंपनी को जो रिसीव हुआ है जिसको उसने शेयर में कन्वर्ट कर दिया है एट ए स्पेसिफिक डेट ऑन स्पेसिफिक रेट। दिस इंस्ट्रूमेंट इशूड अगेंस्ट द अमाउंट सो रिसीव आर शेयर वारंट। बोल रहे हैं कि यार पैसा आया तो हमने उसको शेयर इशू कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेयर वारंट। ठीक है, अब बोल रहे हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट टू बी डिस्क्लोज एज सेपरेट लाइन आइटम अंडर शेयर होल्डर फंड। बोल रहे हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसको कहाँ डिस्क्लोज का मतलब ये होता है कहाँ जगह देंगे, तो हम बोलेंगे इसको एक सेपरेट आइटम दे देंगे शेयर होल्डर फंड में। सेपरेट ही है ना, ये पहला पॉइंट कौन सा था, शेयर होल्डर फंड, दूसरा पॉइंट कौन सा था, रिजर्व एंड सरप्लस, और ये तीसरा है ये मनी और वारंट वाला। ठीक है,